केंद्रीय कृषि कानून को लेकर पिछले एक साल से चल रहे गतिरोध के बाद सोमवार को संसद से तीनों कृषि कानून वापसी के बिल पर मुहर लग गई है। राज्यसभा और लोकसभा से ये मुहर लग गई है। इसके बाद खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस बात को लेकर लगातार गतिरोध जारी था, एनडीए से गठबंधन भी आपने समाप्त किया था, तीनों बिल वापस हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन किसानों की बड़ी जीत है ये देश के अंदर, और इसमें पंजाब और राजस्थान के अंदर जिस तरह हमने एनडीए के सहयोगियों ने पार्टी भी छोड़ी किसानों के समर्थन के अंदर कि भाई तीनों बिल गलत है, किसान विरोधी है, काले कानून है, इनको रिपील किया जाए। आज रिपील तो बिल कर दिए, लेकिन हमारी इसमें ये थी कि बिलों पर चर्चा भी करवानी चाहिए सरकार को, ताकि सारी बात निकल के आती और किसानों के हक में कोई न कोई अच्छी बात जब पूरा इसमें चर्चा होती तो अलग अलग पार्टियों से जो किसान नेता है, दूसरे फ्लोर लीडर है, कोई न कोई बात निकल के आती। सरकार ने आनंद फानंद में रिपील भी किए, और रिपील करके सरकार ये सोचे कि हमने किसानों की जो समर्थन की सरकार है हम ही हैं, तो ये भूल जाए, ये किसानों की जीत है। 750 किसानों ने शहादत दी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के, और 14 महीने से वो डटे हुए थे। वो किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने रोड पर किन परिस्थितियों में वो बैठे रहे, कैसे उन्होंने प्रबंध किया, बहुत बड़ा ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन था आज तक का। और उसने इस आंदोलन में किसानों ने प्रधानमंत्री जी को झुका दिया। प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं कोई जिद कर लेता हूँ, छोड़ता नहीं, देखो प्रधानमंत्री को जिद भी किसानों ने छुड़वा दी। रिपील की चर्चा जो बिल थे उनकी दोनों सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। और तीसरा अब हमारी मांग ये रहेगी कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून लोकसभा के अंदर बने, जो किसानों की भी मांग है। और 750 ज़्यादा जो किसानों ने शहादत दी है उनके ऊपर जो मुकदमे झूठे दर्ज किए कई जगहों वापस लिए जाए, और दूसरा उनको उचित मुआवजा उन परिवारों को दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। इस लोकसभा के क्षेत्र के अंदर महंगाई और जो भी मामले पेट्रोल डीजल के हम मजबूती से उठाएंगे, और राजस्थान के जो लंबित परियोजनाएं देश के अंदर उनकी भी मांग हम लोकसभा के अंदर रखेंगे। बेनीवाल साहब, आपने एनडीए से गठबंधन कृषि कानून के विरोध में समाप्त किया था, अब क्या जल्द संगम होने जा रहा है एनडीए से वापस आपका? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं यूपीए में नहीं जाऊंगा, और एनडीए के अंदर जाने का अभी फिलहाल मेरा कोई मन नहीं। मैं मेरी लड़ाई राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ मजबूती से। अब हम राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे जोधपुर से, 5 से 7 लाख लोगों की, जो राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जैसे कर्ज माफी की बात बोल के आए थे, और इश्यू थे बेरोजगारी, रोज पेपर जो आउट हो रहे हैं, फ्री बिजली की, टोल। तो एक अब बड़ा आंदोलन नए साल के अंदर जोधपुर से हम जयपुर की ओर बढ़ते हुए दिल्ली की ओर आएंगे, जिसमें तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे वो केंद्र के खिलाफ और राजस्थान के खिलाफ। हनुमान जी, कृषि कानून वापसी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान अपने घरों की ओर कब लौट रहे हैं, घर वापसी किसानों की कब होगी? वो तो सरकार को बात करनी चाहिए ना, उनसे, सब लोगों से बात करके उनको ये आश्वासन दे सरकार। जिस तरह आज बिल रिपील करने से किसानों की जीत हुई, बहुत बड़ी जीत हुई है, तो ये भरोसा जीते, उन सबसे बात करें कि भाई अब आप अपने घर लौटो। ये बात तो सरकार करे आगे होके, मैं थोड़ी कह दूंगा किसानों को वापस जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन मैंने नहीं किया था। आंदोलन पंजाब, हरियाणा और यहाँ के किसान संगठनों ने आंदोलन को लीड किया था। देश में एक ही सांसद था जो अपने पार्टी के झंडे के साथ आंदोलन करा, तो आरएलपी पार्टी करी थी। मेरे झंडे के साथ मैंने आंदोलन का समर्थन किया, और यहाँ भी मैं राजस्थान के अलावा दूसरी जगहों पर जाके ऐसा नहीं कि भाई पंजाब जा रहा हूँ, या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हम सिर्फ इसलिए एनडीए छोड़ी कि हम किसान के बेटे हैं, किसान तकलीफ में थे, इसलिए सत्ता मैंने छोड़ दी। अब वापिस जाए कि नहीं जाए, वो तो जो संगठनों ने शुरुआत की उनसे प्रधानमंत्री जी बात करें, जिनसे इनके कृषि मंत्री बात करें, जिनकी वार्ताएं बहुत दौर की वार्ताएं भी इनकी हुई थी। हम लोगों से तो जब बिल लाए जब भी एनडीए से बात नहीं करी, बिल वापस रिपील किए तब भी बात नहीं करी। हाँ, हमने छोड़ दिया, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया। देश में जहाँ भी आरएलपी का नौजवान था वो इन किसानों के साथ सड़कों में बैठा हुआ था, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी किसानों की बड़ी जीत है। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मैम, जिस तरीके से आज विपक्ष लगातार, क्योंकि राहुल जी भैया यही कह रहे थे कि बात नहीं करने दिया गया, चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर चर्चा की जब बात हो रही थी काफ़ी हंगामा हो रहा था। आपको नहीं लगता कि बात रखने का मौका दिया गया लेकिन बात नहीं रखी गई? बात करने का मौका सरकार ने कभी दिया है? चर्चा से भागती है ये सरकार।
कभी चर्चा करने देती हैं? आपने पहले भी जब ये कानून लाए थे तभी हमने कहा था कि सबको सुनो, किसानों की बात हमें रखनी है आपके सामने। किसान हमारे हैं, हमारे देश के हमारे भाई है, तो इनकी बात तो समझो, उनके लिए आप कानून लाए हो तो चर्चा करो। तब भी नहीं की थी, तब भी स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा था कि आप किसान संगठन को, किसानों को खुद को बुलाओ, उनको पूछो क्या है, आपको क्या एतराज़ है इस कानून से, तब भी चर्चा नहीं की थी। और आज भी हम कह रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ कि आपने कानून वापस लिए, हम आपके साथ है, कानून वापस लिए, पर चर्चा तो हो उस पर कि आप क्यों लाए थे और क्यों अचानक से ले लिए वापस। तो वो चर्चा की मांग हमने की, पर हमें मौका नहीं दिया गया। एक और सवाल है मैम, क्योंकि अब लगातार एमएसपी पे जो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं, क्या किसानों के लिए आप लोग आंदोलन करेंगे एमएसपी को लेकर के? क्योंकि अभी राहुल जी भी यहाँ पे आए थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, आप लोग किसानों के समर्थन में आएंगे सड़कों पे? किसान के साथ हम हैं और किसान वहाँ लड़ रहा है। अगर सरकार को या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को 2 मिनट नहीं है किसान के साथ बात करने की, अगर वो कहते हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, पर वो फ़ोन कॉल कभी लगा ही नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कब बात करोगे किसानों के साथ और हमारे किसान की मुद्दे आप कब लोगे? तो हम किसान के साथ ही है हमेशा। वसूली मामले की दाग झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को अब कल चांदीवाल आयोग कमेटी की तरफ से समन भेजा गया है, जिसमें उनसे कल पूछताछ होगी। उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं इस मामले में कल पूर्व जस्टिस उत्तम चंद चांदीवाल की बेंच जो है वो उनसे कई सारे सवाल जवाब करेंगे। बता दें, अनिल देशमुख के ऊपर मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पैसे उगाही करवाने के आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने की बात कही थी, जिसके बाद अनिल देशमुख को इस अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा था। अब कल देखना यह होगा कि अनिल देशमुख जब चांदीवाल आयोग कमेटी के सामने पेश होंगे तो किस तरह से सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। अनिल देशमुख के ऊपर आरोप यह भी था, वो सीधे सचिन वाजे को कहते थे कि हर दिन का 2 करोड़ रुपया और महीने का 60 और अधिक से अधिकतम 100 करोड़ रुपए लाकर कहने की बात कही गई थी। अब देखना यह होगा कि अनिल देशमुख जो अब तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे, मुंबई के अथर रोड जेल में सजा काट रहे थे, वो कल जब चांदीवाल आयोग कमेटी के सामने आएंगे तो किस तरह से सवालों का जवाब देते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बीच आज 8 महीने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। यह बातचीत और कहीं नहीं बल्कि चांदीवाल आयोग कमेटी के दफ्तर में हुए। जी हां, आज बता दें कि आपको परमवीर सिंह और सचिन वाजे को आमने सामने बिठाया गया था। उस वक्त उस कमरे में ना कोई वकील था, ना कोई पुलिस अधिकारी। इन दोनों अधिकारियों के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन परमवीर सिंह को आज चांदीवाल आयोग कमेटी की तरफ से समन भेजा गया था, जिसमें उसमें पूछताछ होने के लिए, शामिल होने के लिए कहा गया था। बता दें कि 100 करोड़ रुपए वसूली मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व जस्टिस उत्तम चंद चांदीवाल कमेटी की गठन की थी, जिसकी जांच परमवीर सिंह और सचिन वाजे और अनिल देशमुख के ऊपर आई थी। अब कल जो खबर आ रही है कि अनिल देशमुख को चांदीवाल कमेटी बुला सकती है। बता दें कि चांदीवाल कमेटी की तरफ से इन दोनों अधिकारियों के सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, जिसमें कई सारे सवाल उन दोनों अधिकारियों से पूछे गए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। करीब 1 हफ्ते के आराम के बाद अखिलेश यादव का समाजवादी विजय रथ फिर से चलने के लिए तैयार है। इस बार उनका पड़ाव बुंदेलखंड होगा। 1 तारीख को अखिलेश यादव बुंदेलखंड के बादा जिले में होंगे। वहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद अपना विजय रथ लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। 2 और 3 को वो महोबा में रहेंगे, वहां भी उनकी जनसभा होनी है और विजय रथ यात्रा भी उसी शहर में घूमेगी। महोबा में कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी और उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी महोबा में एक जनसभा को संबोधित किया था। अगर हम बात बुंदेलखंड की करें तो 2017 में बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी। अखिलेश यादव की पुरजोर कोशिश होगी कि इस बार बुंदेलखंड में उनकी पार्टी को भी कुछ सफलता मिले और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को बुंदेलखंड में रोका जा सके। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। 2022 विधानसभा चुनाव को देखकर हर सियासी पार्टी जातिगत आंकड़ों में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी जहां हर मंडल में 12 विधानसभा सीटों में 4 ब्राह्मण के लिए रिजर्व करने जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सियासी आंकड़े जोड़ रही है। जातिगत आंकड़े से उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है।
और कोई कितना भी विकास की बात कर ले, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते जातियों पर आधारित हो जाती हैं ये पार्टियां। समाजवादी पार्टी जहां MY फैक्टर को लेकर 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने जहां सरकार बनाई, उसके बाद से 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए, वहीं एक बार 2012 में अखिलेश यादव काबिज हुए। अब समाजवादी पार्टी MY फैक्टर से हटकर वो भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर चलने को आतुर है। ऐसी सूरत में उसकी सियासी मजबूरी भी है। 12 दिसंबर को परशुराम जयंती के अवसर पर बाकायदे एक 108 फुट की मूर्ति लगाई जाएगी और ये मूर्ति पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगाई जाएगी, जहां पर कि लेबुआ के विधायक संतोष पांडे के नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर अखिलेश यादव काबिज होंगे। राजवेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 100 लोगों के ऊपर भी नजर रखी है, जिनके ऊपर यह शक है कि ये भी पेपर लीक मामले में शामिल थे। आज इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के सदस्यों ने लखनऊ में प्रदर्शन भी किया। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के आसपास ये परीक्षा एक बार पुनः कराई जाएगी। सरकार ने इस मामले पर शामिल लोगों के ऊपर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात कही है। माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई लोगों के ऊपर STF अपना शिकंजा कसेगी। इसके तार सचिवालय से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही तमाम कोचिंग सेंटर्स पर भी STF की नजर है। देखना यह होगा कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। कैमरामैन राजविश के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान रच रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन ये किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं है। ये कीर्तिमान और ये रिकॉर्ड किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली टॉप शहरों में बना हुआ है, जो कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में निर्माण कार्य रोके तो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ड्रीम सेंट्रल विस्टा परियोजना का कामकाज लगातार जारी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कई सवालिया निशान खड़े किए और फटकार लगाई है कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर पाबंदी है, सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद किए गए हैं, तो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना का कामकाज जो है, निर्माण कार्य जो है वो क्यों जारी है और प्रदूषण को बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान ये निर्माण कार्य निभाएगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि धूल की जो कण है, धूल जो है वो लगातार बढ़ रही है, जो कि प्रदूषण बढ़ाने में एक बड़ा कारक मानी जाती है। और दिल्ली के वन पर्यावरण मंत्री ने हाल ही के दिनों में बयान भी दिया था कि जब सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद किए गए हैं, बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये निर्माण कार्य एक बड़ा कारक है, तो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना का कामकाज भी जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए, जल्द से जल्द रुकना चाहिए। क्योंकि जब ये निर्माण कार्य जारी रहेगा तो दिल्ली में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा और प्रदूषण पर नियंत्रण हम नहीं पा सकेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस परियोजना को लेकर, इस कामकाज को लेकर नई सियासत क्या होगी, क्योंकि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर कोर्ट करते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने में, नई सियासत सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर कांग्रेस भी मैदान में है। कांग्रेस की साफ प्रतिज्ञाएं हैं जो इस समय आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय है। प्रियंका गांधी इस कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखा करके अलग अलग ज़िलों में जनसभाएं कर रही हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ़ होगा, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ऐसे तमाम प्रतिज्ञाएं हैं जो इस कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के साथ जनता के बीच में पहुंच रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग सा हो चुका है। यहाँ पर राजस्थान से आए हुए बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ये बेरोजगारों का समूह है जो कांग्रेस मुख्यालय पर इस समय बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। अलग अलग तरीके की इनकी करीब 15 मांगे हैं। अलग अलग एग्ज़ाम हुए, कई बार पेपर लीक हुए,
कई बार समझौते हुए, सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। हमारे साथ जो आंदोलनकारी ये राजस्थान से आए हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं आपकी? उपेंद्र यादव मेरा नाम है। हमारी मांगे वही है कि 23 फरवरी 2021 को लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें दोनों मंत्री शामिल थी। ये लिखित समझौता है। कौन से मंत्री? मंत्री राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग, जिनका लिखित समझौता है। रात को 12 बजे आए थे और उसकी फोटो पीछे लग भी रही है, क्योंकि हमने राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया था दिसंबर 2018 में, और उन्होंने वादा किया था, जैसे अब यहाँ उत्तर प्रदेश में वादा कर रहे हैं, वैसे राजस्थान में युवाओं को वादा किया था। वहाँ सरकार तो आगे, लेकिन हम भटक रहे हैं। तो फिर क्या हम यहाँ इसलिए पूछे कि हमारी बात सुनवाई नहीं हो पा रही। पिछले 47 दिन से हमारा आंदोलन जारी है, अनशन जारी है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या बात है जो सरकार नहीं मान रही है? देखो, नर्सिंग भर्ती 2013 का मामला है, जिनको जो बहनें बैठी हैं, इनकी ज्वाइनिंग का मामला है। वही स्कूल वैकेतम 600 निवासी भर्ती का मामला है। वहीं विशेष शिक्षक भर्ती में 5000 पद करने का मामला है। वहीं रीढ़ शिक्षक भर्ती में 50,000 पद करने का मामला है। वहीं शिक्षक भर्ती 2012 के अधिक अंक वालों का मामला है। वहीं रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी 2021 चल रही है, उनका न्यायालय में मामला चल रहा है। उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और बार बार तारीख मिली, तो उनकी नियुक्ति का मामला है। तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा चाहे वो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर हो, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, चाहे अध्यादेश लाने की मांग हो, चाहे मुफ्त में वापस लेने की मांग हो, चाहे चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालने की मांग हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति हो, पंचायत राज जेन की विज्ञप्ति हो, चाहे पंचायत राज LDC हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, तमाम वो लंबित और नई भर्तियों के लिए हमारा आंदोलन चला है, जिसमें 21 सूत्रीय मांगे हैं। और हमने स्पष्ट कह दिया है कि हमें आसपास से नहीं, परिणाम चाहिए, और परिणाम के लिए यहाँ बैठे हैं। चाहे हमारी मौत हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार राजस्थान या तो हमारी मांगे पूरी होंगी, हमारी लाशें जाएंगी। जी, तो ये आप देखिए, राजस्थान से चल करके ये छात्र छात्राओं का समूह है जो यहाँ पर आया है। 2018 से ये अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने कई दौर की वार्ताएं कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाएं भी आई हुई हैं राजस्थान से, हम उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से अपने धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही हैं, क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं? मेरा नाम कविता है और हमारी भर्ती नर्सिंग 2013 NM GNM 8 सालों से नहीं हो रही है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी ज़रूरत है, तो फिर सरकार हमारी भर्ती क्यों नहीं कर रही है? हमारी नोटिफिकेशन निकल गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन हमारी जो पोस्टिंग की लिस्ट बाकी है वो क्यों नहीं निकालना चाह रही? हम NM और GNM ओवर एज होते जा रहे हैं, हमारा भविष्य उस 2013 नर्सिंग भर्ती के अंदर ही है, तो क्यों नहीं गहलोत सरकार हमारी सुन रही है और क्यों हमें पोस्टिंग नहीं दे रही है? ऐसा क्या कारण है? हम उनकी बेटियां नहीं हैं, हम किसान की बेटियां, हमने कैसे मुश्किलों से पढ़ाई करके और डिप्लोमा लिया है, और आज हम यहाँ राजस्थान से यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये बताइए कि रात भर आप लोग धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर, इतनी सर्दी में आपको भी पता है कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना नीचे हमारे पास कोई चादर बिछाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए है। धरती तो हमारे आज के दिन चादर है और आसमान हमारी रजाई है। हम जब तक प्रियंका गांधी जी से नहीं मिलेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, हम यहाँ से ना जाएंगे। हमारे लिए इस धरती पे रहेंगे और आसमान के नीचे रहेंगे। हम किसानों के बेटे हैं। किसानों ने भी तो, मोदी जी जो हैं इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हार गए, तो हम भी तो कांग्रेस सरकार से हम थोड़ी ना हारेंगे, हम कांग्रेस सरकार को हराएंगे। हम हमारी जो जीत है वो हासिल करके ही जाएंगे। जी, ये बताइए कि जो प्रियंका गांधी यहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं से कह रही हैं कि उनको स्कूटी मिलेगी, तरह तरह के रोजगार के वादे उनसे हो रहे हैं, 40% टिकट की बात है, लेकिन आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसी मांग को लेकर हम आए, क्योंकि वो 40% वोटर महिलाओं को शामिल कर रही है, तो हम भी तो अपना हक मांग रहे हैं। क्यों नहीं दे रही है हमें? महिलाओं के पक्ष में फैसला देना, हमें हमारा हक दे। हम 8 सालों से नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये भरोसा है महिलाओं को यहाँ पर कि प्रियंका गांधी से अगर उनकी मुलाकात हो जाए, उनकी बात वो सुन लें, तो इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ये बताइए कि जो आपके नेता हैं, आप लोगों की भी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, उनसे ही वादा भी लिया था आपने, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, आप लोगों की समस्या का निदान नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी से क्यों लगता है कि समस्या का समाधान हो सकता है? अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं और हमें प्रियंका गांधी से पूरा विश्वास है कि वो हमारी समस्या सुनेंगी और हमारी समस्या का निवारण करेंगी, तो इसी वजह से हम प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं। क्या आपकी मांग क्या है? किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं? जो रेट 2021 की भर्ती है उसके अंदर 31,000 पद है, उसको हम बढ़वा के 50,000 करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 साल से कोई विज्ञप्ति नहीं निकली है, 3 साल से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। इस वजह से हम उस पदों को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा हो गए लेकिन पद वही रखे हैं,
बच्चे बीएड पद भी खाली भी हैं और बीएड एक्सपीरियंस वाले भी आ गए, बीकॉम वाले भी आ गए, तो पद तो वही हैं, बच्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी एक समस्या जैसी है। आबादी देश की लगातार बढ़ रही है, हर साल ग्रेजुएशन करके बच्चे बाहर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं, और जो उनकी नौकरी की ख्वाहिश है वो लगातार बढ़ती जाती है। वो फॉर्म्स भरते हैं लेकिन सरकारी पद जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है तो फिर उसमें तरह तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, और कुल मिलाकर के अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके से बेरोजगार युवाओं का जो नज़ारा है वो दिखाई देता है। मैं एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि गैर जमानती वारंट को लेकर के भी आप लोगों की मांग है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो टीटी का एग्ज़ाम हुआ उसको तुरंत ही कैंसिल किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हुआ था, वो भी इनकी मांग पत्रों में शामिल है। ये बताइए कि जो गैर जमानती धारा को लेकर के आपकी मांग है, कानून बनाने की मांग है, वो क्या है? कौन सा पेपर था जो लीक हुआ और उसके बाद वो आपके मांग पत्रों में क्यों शामिल हुआ? सर, ये अभी जो राजस्थान में जो लेटेस्ट में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बड़े पैमाने पे धांधलीबाजी हुई है। जो अपराधी होते हैं वो एक प्रकार से आदतन है, वो हर बार है छूट करके फिर आ जाते हैं, जमानत मिल जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विधानसभा में ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर के आए जिससे कि इसको गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से गलती करने से बचे। ठीक है, तो ये देखिए मुख्यमंत्री की अपने तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक मन में टीस भी है कि आखिर उनकी बात को वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। सरकार के पास अपनी तरह की ताकत होती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि वो जो जन समस्याएं हैं उसका निवारण वो करती रहे, लेकिन इनका निवारण नहीं हुआ। अलग अलग परीक्षा भर्तियों में बैठे हुए ये बेरोजगार छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्षशील हैं।